नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कंपटीशन एग्ज़ाम्स के यानी प्रतियोगी परीक्षाओं के जब भी आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो कोई ना कोई गलती आपसे हो जाती है। आप ये वीडियो एक बार देख लीजिए। आपने अभी तक कोई फॉर्म अप्लाई नहीं किया या कोई रिसेंटली फॉर्म अप्लाई करने वाले हो तो इस वीडियो में बताई गई सभी पॉइंट्स को आप याद रखें और ये पॉइंट आपके एकदम सही होने चाहिए। आपका फॉर्म कभी भी रिजेक्ट या कैंसिल नहीं होगा। आपको इन फ्यूचर यानी पूरी अपनी वैकेंसी में ज्वाइनिंग तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस इन सभी पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। रिसेंटली राजस्थान टेक्निकल हेल्पर वैकेंसी 2022 में बहुत सारी गलतियां बच्चों ने करी। अभी डीआरडीओ का फॉर्म अप्लाई चल रहा है वर्ष 2022 में, तो उसमें भी बच्चों की बहुत सारी गलतियां हो गई। हर दिन इतने कमेंट्स आ रहे हैं जिनका रिप्लाई करना ही संभव नहीं है। तो मैं आपको एक इस वीडियो के माध्यम से कॉमन रिप्लाई करने जा रहा हूं जो एक नहीं सभी भर्तियों पर लागू होगा। जो भी वैकेंसी के लिए, जॉब के लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, ये 10 नियम फॉलो कर लीजिए। कभी कोई गलती, कभी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एक एक पॉइंट आपको मैं बताऊंगा। रिक्वेस्ट रहेगी सारे पॉइंट आप चाहें तो इन्हें नोट कर लें और अच्छे से याद रखें, बस ये गलतियां ना करें। और अभी अभी कोई फॉर्म आपने अप्लाई किया है या करने वाले हो तो बस इस वीडियो को देख कर जाइए और अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। खुद करो या ई मित्र वाले से करवाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। आइए दोस्तों, सबसे पहला एक जो फैक्ट आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो है खुद का आपका एक एक्टिव ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे दो बड़ी गलतियां करते हैं। या तो फॉर्म अप्लाई करवाते समय ई मित्र वाले की ही ईमेल आईडी दिलवा देते हैं, क्योंकि वो नए नए होते हैं तो आईडी बनी हुई नहीं होती है। उस दौरान ई मित्र वाला पूछ लेता है और नहीं होती है तो वो खुद ही लगा देता है। या फिर बच्चे ऐसी ईमेल आईडी दे रहे हैं जो एक्टिव नहीं होती है, या खुद के उनके पास स्टैंड बाई होती है, या घर में किसी दूसरे मेंबर की दे देते हैं, या फिर दोस्त की आईडी लगा देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ईमेल आईडी आपकी खुद की ही होनी चाहिए। नहीं है तो बना लीजिए, आधे घंटे के अंदर मेल बन जाती है, तैयार हो जाती है। मोबाइल से बना सकते हो आप। ये इतना ज़रूरी है क्योंकि कई बार नोटिफिकेशन या एडमिट कार्ड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ईमेल पर आती है। मोबाइल पर आपको एक मैसेज भेज देते हैं और लिखते हैं कि चेक योर ईमेल। अब फर्दर डिटेल जितनी भी होती है ईमेल पर। दूसरी बात, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं किसी भी फॉर्म का तो रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो होते हैं वो भी आपके पास मेल पर आते हैं और ये लाइफ टाइम सेव रहते हैं। इसलिए एक वैलिड खुद की एक्टिव ईमेल आईडी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो बना लीजिए। बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होती है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, मुझे पता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी। सेकंड, दूसरा जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों वो है एक मोबाइल नंबर के बारे में। देखो, मोबाइल नंबर तो लगभग सबके होते हैं आजकल, इसमें कोई बात नहीं है। पहले होता था कि फ़ोन नंबर भी दूसरे के डाल देते थे। मोबाइल नंबर भी आपको अपने ही देने, यानी ये दो चीज़ें आपकी पर्सनल होनी चाहिए जो और इतना एक्टिव हो। कई बार बच्चे गलतियाँ करते हैं कि फॉर्म अप्लाई करते समय ये नंबर दे देते हैं, बाद में नंबर बंद भी हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपके वो नंबर फॉर्म में भरने होते हैं जो परमानेंट नंबर है। नंबर जो है जो पूरी तरह से आप उनको चालू रखते हैं, पूरी तरह से एक्टिवेट होता है ना, वो नंबर, वो मेल आईडी देनी है जिनको फ्रिक्वेंटली आप यूज़ करते हैं। जिस मोबाइल पे कोई भी नोटिफिकेशन या टेक्स्ट मैसेज आया तो आप मोबाइल नंबर से तुरंत उसको देख सको, वो मोबाइल नंबर देना है। आप यूज के लिए स्टैंड बाई रख सकते हैं, वो कोई बात नहीं, लेकिन ये आपका परमानेंट होना चाहिए हमेशा। समझ गए? क्योंकि ये बाद में भी काम आता है, एप्लीकेशन फॉर्म में भी काम आता है। और कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि ज्वाइनिंग लेटर पर जब वो मोबाइल नंबर लिखवाते हैं और वहाँ अगर दूसरा लिख देते हैं तो भी प्रॉब्लम कर देते हैं। इसलिए ये चीज़ें आप जो है ना ध्यान में रखा करो। तो ये दो मेन पॉइंट हो गए ना दोस्तों। तीसरा पॉइंट जो आता है ना वो है कि फॉर्म भरते समय बच्चे नाम में गलतियां कर लेते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, आपको मैं बता दूं। नाम जो एकदम सही और वैलिड माना जाता है ना, वो माना जाता है आपकी 10th की मार्कशीट का।
आपका जो राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होता है, जो भी राज्य का होता है, जैसे राजस्थान का है तो राजस्थान, यूपी का है तो यूपी, 10th की मार्कशीट नाम के मामले में नंबर 1 प्रूफ होता है, ये ध्यान रखना। आधार कार्ड में नाम में गलतियाँ हो सकती हैं, वोटर आईडी में नाम के आगे कभी कास्ट नहीं लिखी जाती, वो अधूरा आता है। 10th की मार्कशीट में नाम पूरा होता है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम रुद्र प्रताप सिंह है, या रुद्र प्रताप सिंह जैसे मान लीजिए राठौड़ लिखा हुआ है, तो आपके वोटर आईडी में केवल रुद्र प्रताप सिंह लिखा हुआ आएगा, राठौड़ नहीं होगा। आधार कार्ड में गलतियां हो जाती हैं, 10th की मार्कशीट एकदम सही है, उसके अकॉर्डिंग नाम लिखना है। अगर फॉर्म भरते समय इसमें गलती हो गई तो कोई सुधार नहीं है, मैं बता रहा हूँ, और इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता है। मान लीजिए आपका नाम प्रेमचंद है, तो प्रेम और चंद के बीच में अगर आपने स्पेस नहीं दिया तो ये भी एरर माना जाता है, और प्रेमचंद की जगह आपने प्रेम कुमार या प्रेम सिंह कर दिया तो बहुत बड़ी गलती है। फॉर्म भरते समय ये आपको नहीं करना। कई बच्चों को मैंने देखा गलतियाँ होती है और फिर बोलते हैं कि सर जल्दबाजी में हो गया, या ई मित्र वाले ने ध्यान नहीं देने दिया, ई मित्र वाले ने जल्दी भर दिया। क्यों भाई? ई मित्र वाला फॉर्म भरने के आपके से पैसे लेता है, आपको किस बात की जल्दी है सबमिट करने की? उसको जल्दी होगी, आपको नहीं है। आप उसे रोकिए कि भाई रुको, मुझे एक बार इसको क्रॉस मैच करवाने दें। फाइनल सबमिट करने से पहले हमेशा एक फॉर्म को आप प्रीव्यू ज़रूर किया करो। माय डियर, नंबर 4 है डेट ऑफ बर्थ आपका, ये गलत नहीं होना चाहिए, और ये भी 10th के मार्कशीट को ही पूरा प्रूफ मानते हैं, क्योंकि पूरा पहले तो बर्थ सर्टिफिकेट बनते भी नहीं थे, जन्म प्रमाण पत्र। आजकल तो हर एक कोई बनवाते हैं, और जन्म प्रमाण पत्र से ही बातें जो है वो आगे चलती है, सारा एडमिशन होता है वहाँ से लेकर के सब डेटा। तो आजकल तो चलो है, बर्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड भी करवा सकते हैं, लेकिन पहले जैसे मान लीजिए बात करें, आज अगर कोई बच्चा 20 साल का 25 साल का जो फॉर्म भर रहा है, तो उनके मामले में डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th वाला ही एकदम स्टैंडर्ड रहता है, इसी का प्रूफ दिया करो। माय डियर, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। किसी फॉर्म में अगर आपकी ये दोनों में से एक गलत हो गया ना, तो फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन आगे जाकर आपको प्रॉब्लम ज़रूर होगी। इसके लिए आपको रिटर्न में देना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं मानेंगे कि ये आप ही हो गया, प्रूफ देना पड़ता है, फिर आपको एफिडेविट लगाने पड़ेंगे, ये है वो है। तो ये 2 गलतियां फॉर्म भरते समय आप ना करें, और ये अपना मेन आपको पॉइंट जो है एक्टिव रखना ही होता है। नंबर 5 आता है दोस्तों फ़ोटो। एक तो फ़ोटो अपलोड के टाइम मैंने देखा बहुत सारे बच्चों की फ़ोटो वर्टिकल लगी हुई आती है, हॉरिजॉन्टल लगी हुई आ जाती है। ये गलती नहीं होनी चाहिए। आप चेक करो, 4 बार चेक करो, फॉर्म सबमिट करने से पहले प्रीव्यू कर लो। एक जब भी कोई फॉर्म अप्लाई करो ना, अभी वर्तमान समय में, और ख़ास तौर से जिस भर्ती में 2 पेपर हो, स्टेज 1 और स्टेज 2, जैसे रेलवे के एग्ज़ाम में होता है, जैसे राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में हुआ, राजस्थान के वीडियो के एग्ज़ाम में हुआ, तो माय डियर कम से कम आपके पास ऐसी 4 से 5 फ़ोटो होनी चाहिए। कितनी? 4 से 5। क्यों? क्योंकि पहले एडमिट कार्ड पे एक लगवा लेते हैं, फिर दूसरे एडमिट कार्ड पर एक और लगवा लेते हैं। कई बार ऐसी जगह आप एक फ़ोटो लगा देते हो, बाद में ज्वाइनिंग के टाइम 1-2 फ़ोटो और मांग लेते हैं। वो वहाँ आपकी आईडी बनेगी, मान लो जहाँ भी आप सर्विस लग जाते हो, आईडी के लिए एक फ़ोटो मांग लेते हैं। तो ये जितनी भी फ़ोटो होती है ये आपकी एक जैसी होनी चाहिए। किसी भर्ती में फॉर्म भरने से पहले अगर आपके पास 2 फ़ोटो है तो उन फ़ोटो से फॉर्म ना भरें, और खिंचवा लो। 40 से 50 रुपये के बीच में पर्याप्त 8 से 12 फ़ोटो मिल जाती है, ये ज़रूर होना चाहिए। फ़ोटो के मामले में 2-3 चीज़ें ध्यान रखें। जब तक स्पष्ट ना कहा गया हो ना, फ़ोटो पर कभी डेट ना लगवाएं। मैंने बहुत सारी जगह देखा है, जो मांगते हैं ना स्पेशल की फ़ोटो पर तारीख लगी हुई होनी चाहिए, बस वही होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए। फ़ोटो एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि एक्शन में फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। फ़ोटो का बैकग्राउंड अगर हो सके तो वाइट ही रखें, क्योंकि ये सबसे अच्छी फ़ोटो मानी जाती है। स्काई ब्लू हो तब भी चलेगा। तो ये आप मतलब भर्ती के पर्पज़ से फ़ोटो खिंचवा करके रख सकते हैं ऐसी, और एक बार में अभी 10-12 फ़ोटो खिंचवा लो, कोई बात नहीं। जिस वैकेंसी में ये कहा जाता हो कि फ़ोटो 3 महीने पुरानी ना हो, 6 महीने पुरानी ना हो, इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं कह रहा हूँ आप 2 साल पुरानी फ़ोटो लगा देना तब भी चलेगी, चेंज नहीं होनी चाहिए।
आपने एप्लीकेशन भरते समय वो लगाई, एडमिट कार्ड पे उन्होंने बोला फ़ोटो चिपका के लाना, आपके पास एडमिट कार्ड पे चिपकाने के लिए फ़ोटो ही नहीं है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। उन्होंने कहा 3 महीने से ज़्यादा फ़ोटो पुरानी नहीं होनी चाहिए, आपने 6 महीने पुरानी लगाई, ये चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। पर ये नहीं होना चाहिए कि आपके पास उसके जैसी दूसरी फ़ोटो ही नहीं मिली। उसके बाद में आते हैं माय डियर सिग्नेचर पर। देखो सिग्नेचर के मामले में भी मैं आपको बता दूं, सिग्नेचर हमेशा आपका फिक्स होना चाहिए, जिसकी आपको अच्छी सी प्रैक्टिस हो गई हो। पॉइंट नंबर 1, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि कहीं पर तो वो सीधा नाम लिख देते हैं, किसी जगह पर वो कुछ अलग साइन कर रहे हैं, दूसरी जगह पर कुछ और साइन कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो, हर जगह आपका एक कॉमन सिग्नेचर होनी चाहिए। उसके बाद में सिग्नेचर हिंदी हो या इंग्लिश में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट थोड़ा सा इस तरह से हो कि आप इसे लिख सकते हैं। सिग्नेचर आपका कोई भी सीधा नाम नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रख लेना बस, ठीक है। सिग्नेचर आपका सीधा नाम नहीं होना चाहिए, जैसे आप अपना नाम लिख लेते हैं हिंदी या इंग्लिश में, ये नहीं करना, ये बहुत आसान हो जाते हैं और इसको आसानी से कॉपी किया जा सकता है। उसके बाद में माय डियर 7वां जो है वो है आपके प्रमाण पत्र के बारे में, सर्टिफिकेट के बारे में। देखो ये चीज़ें अब आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा सर्टिफिकेट आपका कैसा वैलिड है या नहीं है। मुझे जहाँ तक याद है कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में ये कहा जाता था पहले, जब भी हम फॉर्म अप्लाई करते थे वर्ष 2011-12 के आसपास, तो कि 6 महीने से पुराना जाति प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए, मुझे याद है ऐसा मैं मानता था। लेकिन शायद अब कुछ चीज़ें बदल गई होगी, तो ये आप ध्यान रखें आपके प्रमाण पत्र की वैलिडिटी कब तक है। जैसे EWS वाले की मैं बता दूं, आप कभी भी बनवा लो, उस वर्ष के 31 मार्च तक इसकी वैलिडिटी होती है। तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि अप्रैल महीने में आप उसे दूसरा बनवाएं या रिन्यू करवाएं, ठीक है ना। EWS मार्च 31 मार्च तक चलेगा। 29 मार्च को बनाओगे तो 2 दिन वैलिडिटी है, 1 अप्रैल को बनाओगे तो 12 महीने वैलिडिटी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बाकी जो भी है आप अपने हिसाब से ध्यान रखें। उसके बाद में 8वां देखो क्वालिफ़िकेशन के बारे में। देखो योग्यता वाला जो पॉइंट है ना, इसमें कई बार क्या करते हैं कि बच्चे हायर क्वालिफ़िकेशन में कन्फ्यूज़ रहते हैं। जितनी मांगी गई है उतनी ही दिया करो, एक्स्ट्रा नहीं मांग रहा तो नहीं देनी। ITI बेस पे फॉर्म भर रहे हो, डिप्लोमा भी कर रखा है तो डिप्लोमा नहीं दिखाना, ज़रूरत पड़ने पर बाद में ऐड करवाया जा सकता है आपके खुद के डिपार्टमेंट में। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि डिप्लोमा आपने पहले दिखा दिया तो हो सकता है बाहर कर दे। कुछ जगह ऐसी चीज़ें होती है कि आपने डिप्लोमा छुपाया क्यों, जैसे ये करते हैं PGCIL वाले, पावर ग्रिड वाले करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपके पास ITI डिग्री डिप्लोमा दोनों है तो हमें दोनों दिखाओ, लेकिन बाद में आप छुपाया हुआ है तो बाद में नहीं बता सकते आप। तो पूरा ध्यान रखें कि उसमें लिखा हुआ क्या है। और उसके बाद में देखो डाटा फिलिंग। डाटा फिलिंग का मतलब है कि कई बार बच्चे क्या भरते समय गलतियां कर देते हैं, रोल नंबर गलत भर दिए, सर्टिफिकेट के नंबर गलत भर दिए, प्राप्तांक गलत भर दिया, पासिंग ईयर गलत भर दिया। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए भाई। आप एक फॉर्म भरने जा रहे हो, एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगता होगा आपको, उसमें आधे घंटे का समय तो दे सकते हो ना, क्योंकि आपकी नौकरी की शुरुआत हो रही है वहाँ से, और शुरुआत ही गलत कर दी तो नौकरी की आगे कैसे उम्मीदें आप करोगे। तो वो आपको ध्यान रखना है यहाँ से कि ये आपको गलती नहीं करनी डाटा फिलिंग की। एंड माय डियर 10वां जो पॉइंट है वो, हाँ इसमें वो सारे आ जाएंगे, मदर नेम, फादर नेम और जितने भी है। फाइनली जो है वो है प्रिंट आउट। दोस्तों बहुत सारे बच्चे क्या गलतियां करते हैं कि फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट नहीं लेते हैं, कभी भी बाद में ढूंढते रहते हैं कि ये पड़ा है क्या, वो पड़ा है। प्रिंट आउट लीजिए और उसको वापस मेल पर एज ए ड्राफ्ट सेव कर लीजिए। ये जितने भी रिकॉर्डेड चीज़ें होती है इनको आप अपनी मेल आईडी पर एक ड्राफ्ट के रूप में सेव रखा करें। ज़रूरत पड़ने पर जल्दी मिल जाती है, हमेशा सुरक्षित मिलती है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जब चाहो तब इनका प्रिंट आउट ले लो। फार्म का प्रिंट आउट लेकर के आप रख लेते और कहीं गुम हो जाता है, नहीं, एज ए PDF इसे एक डाउनलोड कीजिए। अभी प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, एज ए PDF डाउनलोड करें और अपनी मेल पर इसे वापस अपलोड कर लीजिए। आप हो सके तो नेम, ये फ़ोटो, साइन, इनको भी एक मेल पर अपलोड करके रखिए ताकि जब भी फॉर्म अप्लाई करें उनको काम में ले लिया जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से बताएगी 10 बड़ी बातें। आप इनमें कोई और पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और
डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। बहुत धन्यवाद।